हेलो गाइस, दिस इज़ रुपेश मेकअप आर्टिस्ट। आप देख रहे हैं वॉच विथ मी 24। जैसे कि मैं खुद पिछले 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लाइफ में अच्छे दिन, बुरे दिन, बहुत बुरे दिन फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने देखा हुआ है। तो गाइस, मेरे दिमाग में यही एक आइडिया है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं या फिर जो भी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, उनके स्ट्रगल, उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ठीक उसी तरह गाइस, मैं आया हूँ एक ऐसे जगह पे आपसे मिलवाने के लिए, एक व्यक्ति से जो पिछले 10 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो सोनू भाई, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू विश्वास है और मैं पिछले 10 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। चलिए, तो सोनू भाई मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूँगा। आपको जो जैसे भी आप कंफर्टेबल होंगे आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम जो भी बातचीत कर रहे हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, उन तक ये बात पहुँचे, वो लोग ये चीज़ों को समझे कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर जो भी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी ईजी और कितनी मुश्किल है, कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, खास करके मुंबई जैसे शहर में। तो सबसे पहले हम सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी स्टार्ट बोले तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेकअप भी कोई एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो बचपन से बम्बई आने का बहुत शौक़ था कि बम्बई जाऊँगा, काम करूँगा। तो मेरा कोई यहाँ पर रिलेटिव भी नहीं थे और ना कोई रिश्तेदार थे वगैरह। तो ऐसे ही करके फर्स्ट तो मैं महाराष्ट्र में रायगढ़ में सेल्समैन का काम करने आया था। देन फिर वहाँ से मेरे को कांटेक्ट मिला। फिर यहाँ पर आके एक सर से मीटिंग करने आया था कि मुझे एक्टिंग काम करना है, एक्टिंग में करना है, ऐसा कुछ जैसे बचपन में देखते हैं बहुतों को होता है कि हाँ मुझे एक्टर बनना है। तो बचपन में टीवी देखते थे तो अरे ये कैरेक्टर तो मैं कर सकता हूँ, अरे मैं करूँगा। तो वैसा ही सोच के आया था। तो मैंने यहाँ पर आके देखा स्ट्रगल कितना टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड है कि अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। करेक्ट। और इसके लिए बैकग्राउंड भी चाहिए, देन पैसे का। और हम लोग छोटे से गांव से, छोटे का एक घर है, फैमिली सपोर्ट उतना नहीं है। तो आने के बाद जाके हमें पता चला कि ये जो एक्टिंग करते हैं उनको कैरेक्टर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके कर सकते हैं। वो लोग टैलेंट से भरा हुआ है। राइट। देन फिर मैं बोला कि मुझसे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ना मैं इतना स्ट्रगल कर सकता हूँ। स्ट्रगल बोले तो इतना पैसा नहीं है मेरे पास जो ऑडिशन दो, अपना पोर्टफोलियो शूट करो। करेक्ट जी, उस समय अभी फिर भी मैं देखने इतना काम करने के बाद जाके अभी बैठने लायक बना हूँ। तो ऐसे ही जब मैंने जिनसे मिलने आया था सर से, वो उनसे मीटिंग किया, उन्होंने मेरे को समझाया वगैरह कि इसमें बहुत टाइम जाएगा। उसके बाद जाके वो जो सर से जो मिलने आया था वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, करण सिंह मेकअप आर्टिस्ट, आप जानते होंगे। हाँ। तो उनसे मीटिंग किया तो उनका क्लास चल रहा था। तो देन मैं ऑफिस में बैठा था, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये अकेला बैठ के क्या करेगा, इसको भी क्लास में ऐड कर लेता हूँ, वहाँ पर देखेगा। तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट आए थे और सर मेकअप बता रहे थे। तो फिर मैंने सर से पूछा ये क्या है, तो बोला कि ये मेकअप है। तो ये मेकअप बिना मेकअप से, मतलब मेकअप करने के बाद ही एक्टर कैमरे के सामने आते हैं। करेक्ट। तो उसी समय मैंने माइंड को ट्विस्ट किया कि मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है। क्यों? बिकॉज जो गांव में जो झांकियाँ वगैरह होते हैं ना, जो शिव पार्वती बनते हैं, तो वो नॉर्मल में करता था, वो तो गाँव के हिसाब से, और ये प्रोफेशनल मेकअप। करेक्ट। तो फिर वो क्लास ख़त्म हुआ, फिर सर से मैंने पर्सनल मिला। मैंने बोला कि सर मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि मैं पहले जानता था कि ये सब कुदरती खूबसूरत है। एक्चुअली कुदरती खूबसूरत तो होते ही है एक्टर्स वगैरह, बट मेकअप से और ज़्यादा खूबसूरत एनहांस हो जाता है, एनहांस करते हैं। तो ऐसा स्टार्ट किया। ये बढ़िया, मतलब आपका इंडस्ट्री में जो स्टार्ट जो हुआ है वो करण सिंह की वजह से हुआ है। करण सिंह एक माध्यम थे आपको इंडस्ट्री में लाने वाले, राइट? चलिए ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि कौन कौन से मेकअप आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है और वहाँ से आपने क्या सीखा है? मैंने फर्स्ट तो करण सिंह के साथ ही काम किया।
जैसे कहते हैं ना, एक तैयार करके मेरे को करण सिंह ने छोड़ा है, और बाद में मैंने सुभाष सिंह के साथ काम किया। सुभाष सिंह सभी जानते हैं कि कैटरीना के मेकअप आर्टिस्ट हैं, कम से कम 15-16 साल से कैटरीना के साथ किए। सुभाष शिंदे? नहीं, सुभाष सिंह। अच्छा, सुभाष सिंह, हाँ हाँ, राइट राइट। तो उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम काम किया, जिनके साथ मैंने प्रीति जिंटा के साथ भी काम किया, जैकलीन के साथ भी काम किया, उर्वशी रौटेला के साथ काम किया। उर्वशी रौटेला का मैंने भी काम किया, मतलब मैंने भी मेकअप किया। सर मेरे को रख के चले गए थे लखनऊ में एक शूट पे, क्योंकि सर का दूसरा शूट था। तो देन उर्वशी रौटेला का मैंने ही किया पूरा 10 दिन का शेड्यूल। अच्छा। तो सुभाष सिंह के साथ ही काम किया। बाकी काफ़ी सारे दोस्त लोग होते हैं, शूटिंग में मिलते हैं, फिर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके देन कभी अगर उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनके साथ भी काम कर लेते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया हुआ है। सुभाष सिंह तो मतलब काफ़ी नोन फेस है यार, मतलब। खैर, आपने कभी डेली शूट किया है? स्टार्टिंग जब जैसे मैंने बताया कि करण सिंह के साथ उनका स्टार्टिंग मैंने DD1 का एक शो किया था, MBA सरपंच करके ऐसा कुछ नाम था, टाइटल था। तो उनके 1 महीना मैंने वही किया था। उसके बाद जाके मैंने सुभाष सिंह के साथ जुड़ा था। सुभाष सिंह के बारे में सुना था जब मैं एकेडमी ज्वाइन किया। जब मैंने स्टार्टिंग फिर एकेडमी ज्वाइन किया, मैंने बताना भूल गया, एकेडमी ज्वाइन किया, फिर मैंने एकेडमी से सीखा, फिर जाके करण सर के साथ ही मैं उनके साथ ही आना जाना, शूटिंग में देखना, क्योंकि एकेडमी में सीखने का तरीका अलग होता है और जो सेट पे हैंडल करना होता है, जो सेट संभालना होता है, कैसे मेकअप को मेंटेन किया जाता है, कैसे जैसे कंटिन्यूटी कैसे दिखा जाता है, तो वो सेट पे सीखा जाता है। एकेडमी में ओनली मेकअप ही सीखा जाता है। तो उनका ही शो था डेली शो का, वही मैंने किया। देन उसके बाद ही मेरा सुभाष सिंह के साथ फेसबुक से मैं जुड़ा था उनसे। फेसबुक से उनका मैसेज आया, फिर उन्होंने एड्रेस दिया, फिर मैंने उनके साथ मिला। जिस दिन मिला उसके दूसरा दिन ही उर्वशी के साथ मैं शूट करने चला गया था। ओह नाइस। तो उसके बाद से मैंने वेब सीरीज़ ही किया और मूवी किया, अभी भी मूवी चल रहा है। तो सोनू भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई डेली सोप कर रहा है या फिर कोई फिल्म कर रहा है, चाहे कोई भी कोई भी शूटिंग पर है, या भले सीरीज़ हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर पेमेंट का क्या सीन रहता है? कुछ क्रेडिट होते हैं 90 डेज़, 45 डेज़, या फिर तुरंत पेमेंट मिल जाता है? मैं जब आया हूँ इंडस्ट्री में तब उस समय कुछ पेमेंट का सही था कि महीने में मिल जाता था या 15 दिन में, जैसे प्रोडक्शन वाले को बोलते थे कुछ अमाउंट चाहिए तो दे देते थे, क्योंकि हम तो जो मेन मेकअप आर्टिस्ट होता है उनके अंडर पे ही हम काम करते थे। और तो उनको हम बोलते थे तो कुछ ना कुछ देते ही रहते थे। बीच में कुछ रूल बना था कि 3 महीने के बाद ही जाके पेमेंट आना, मतलब बिल पास होगा वगैरह। तो उसके बाद जाके बहुत परेशानी झेलना पड़ा सब मेकअप आर्टिस्ट को। तो ये बेसिकली ये डेली शॉप में ये था या फिर फिल्मों में था? पहले तो स्टार्टिंग डेली शॉप से ही हुआ है, 90 डेज का। हाँ, पहले उसके बाद धीरे धीरे सब में ऐड होने लगा। कुछ जगह अभी भी मतलब 90 डे का बिल पास है। हाँ ओके। और फिल्मों में कैसा रहता है? फिल्मों में कंटिन्यू तो नहीं मिलता है कि जैसे पास ये 15 दिन काम किया, उसमें भी वेट करना पड़ता है। कहीं कहीं प्रोडक्शन अच्छा होता है तो वहाँ पर जल्दी पेमेंट हो जाता है, और जो कंपनी करता है उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है, मोस्टली मैंने जो देखा है। और जो पर्सनल आर्टिस्ट का करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जल्दी सबसे पहले उनका ही पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट का भी प्रेशर होता है। राइट, वो उनका स्टाफ होता है। हाँ, स्टाफ होता है। राइट। तो मैं आपको नेक्स्ट सवाल करना चाहूँगा कि मेकअप, आप 10 साल से मेकअप कर रहे हैं, तो मेकअप करते वक्त आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? कि एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कि बहुतों को मतलब फाउंडेशन लगाना बहुत अच्छा लगता है, वो इतने अच्छे से फाउंडेशन लगाते हैं कि एकदम फेस जो एकदम इवन दिखता है, एकदम स्मूथ दिखता है। फॉर एग्जांपल आपको फाउंडेशन लगाना अच्छा लगता है, या फिर आपका आई मेकअप फेवरेट है, या लिपस्टिक, या जो भी चीज़ आप अपने हिसाब से बता सकें। मेकअप में तो सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक के बिना वो दूसरा अधूरा रखता है। जैसे आइज़ नहीं किया तो
फाउंडेशन अधूरा लगेगा, फाउंडेशन नहीं किया तो आइज़ भी अधूरा लगेगा। इसलिए सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं मेरे को सबसे मेन चीज़ मैं देखता हूँ पूरा मेकअप में, मेरे को कंटूरिंग करना, जो फेस को कटिंग करते हैं, जैसे चीन को कटिंग करना वगैरह, तो वो मैं ऑलरेडी मेकअप के टाइम भी करता हूँ। उसके बाद फेस में एक बार उनका, जब कैमरे में उनका मॉनिटर में देखता हूँ उनका फेस, उसके बाद भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि और मेरे को कहाँ से कटिंग करना है। तो मैं मोस्टली ज़्यादातर कटिंग में देखता हूँ कि नोज शार्प है कि कटिंग। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट होता है कि मैं जितना सीखा हूँ कि लिप्स और आईब्रो हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग एक आईब्रो से भी एक्टिंग करते हैं आर्टिस्ट लोग। राइट, ये आपने बहुत सही बताया कि आईब्रो मतलब एकदम, मतलब कहते हैं ना कि बहुतों को मैंने देखा हुआ है आईब्रो करते हुए कि वो एकदम शार्प आईब्रो बनाते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उसी आईब्रो को इन्हेंस करते हैं, थोड़ा सा नेचुरली दिखे। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आपने जैसे बताया कि आईब्रो से भी एक्टिंग करते हैं, ऑफकोर्स आईब्रो से एक्टिंग करते हैं, लेकिन अगर वही आईब्रो अगर बहुत ज़्यादा शार्प किया हो तो टैटू टाइप का लगता है ऐसे, मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब पूरा फोकस है वो आईब्रो पे ही जाता है। तो मतलब आपके नज़रिए से आपका कहने का ये मतलब है कि जब आप मेकअप करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए लगता है, या जो सबसे फेवरेट पार्ट जो है, वो है कॉन्टूरिंग करना, जिससे फेस के जो फीचर्स है वो थोड़े से और शार्प दिखते हैं। राइट। तो जो आप मेकअप रूम में जब आप मेकअप करते हो और वही मेकअप जब आप सेट पे जाते हो, तो वहाँ के लाइट में और मेकअप रूम के लाइट में कितना फ़र्क होता है? काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन अभी सभी मेकअप आर्टिस्ट को पता है कि शूटिंग का लाइट क्या होने वाला है, और उसके बाद थीम भी दिया जाता है कि कैसे, क्या स्टोरी क्या है, कैरेक्टर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप किया जाता है स्टार्टिंग से। और हमें पता है कि ये कैरेक्टर है तो लाइटिंग भी ऐसा ही होने वाला है। तो मेकअप रूम में भी लाइट सब लोगों को पता है कि वाइट लाइट यूज़ करते हैं और येलो लाइट, दो टाइप का लाइट होता है। तो उसमें वाइट लाइट से ज़्यादा मेकअप करते हैं, कभी कभार दोनों मिक्स करके भी करते हैं कि बाहर का भी वही लाइट होता है, वाइट या येलो करेक्ट की शूटिंग में। करेक्ट। उसके बाद जाके हम लोग मॉनिटर चेक करते हैं, तो कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो डीओपी से भी बात करते हैं कि सर लाइट का थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वो तो तब होता है ना जब आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है डीओपी के साथ, और वही अगर बॉन्डिंग 36 का चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिर पलटवार भी हो सकता है उस पर। नहीं, उससे पहले हम जो डायरेक्शन टीम के जो रहते हैं एडी लोग, उनको बोल देते कि हमें और 5 मिनट चाहिए, क्योंकि बाहर का लाइट और अंदर का लाइट अलग है, तो मेरे को 5 मिनट में उसको थोड़ा मेंटेन करना है, तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इसके लिए सेट पे सबसे बॉन्डिंग बना के रखना एग्जैक्टली, क्योंकि हम गए हैं पूरा काम करने के लिए, हमें सबसे बॉन्डिंग बना के रखना चाहिए। खाली सेट पे नहीं, सब लोगों से। कौन कब काम पे लग जाए किसी को कुछ पता नहीं है। करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन केयर के लिए अगर आपको कोई कहे तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले तो फेस का प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे स्किन बहुत लोगों का सेंसिटिव होता है बहुत, तो फेस प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। मैं तो स्टार्टिंग जितना भी, हर मेकअप आर्टिस्ट क्लीन रहते हैं, फिर भी मॉडल या आर्टिस्ट आने के बाद ही मैं हैंड वॉश करने जाता हूँ, कि उनको ये ना लगे कि इसने हैंड वॉश नहीं किया था, शायद इसके वजह से मुझे इचिंग हो रहा है। कभी कभार इचिंग होता है, क्या कुछ गलत खा लेते हैं तो भी इचिंग होता है, उन लोगों का डाइट वगैरह बहुत हेवी होता है। तो इसलिए हमें अपने तरफ से प्रिपरेशन रहना चाहिए कि हम अपने तरफ से नीट क्लीन रहें। उसके बाद मैं सैनिटाइज़र करता हूँ, थोड़ा टाइम वेट करता हूँ, हाय हेलो गुड मॉर्निंग करता हूँ, तब तक सैनिटाइज़र ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और नया फेस होता है तो तब तक मैं बात करता हूँ कि, और उसके बीच में मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ कि इनके फेस में कहाँ से मेरे को कंटूरिंग करना है, कहाँ पर इनका नोज़ कैसा है, कहाँ पर मुझे ब्लश करना है, ये ऑब्जर्व कर लेता हूँ। उसके बीच में मैं सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ, जैसे मॉइस्चराइज़र लगा लिया। इस बीच में मेरा एक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि सपोज़ किसी का स्किन ऑयली है, तो वहाँ पर आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे या फिर वहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करोगे? नहीं, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे वो। और एक चीज़ है कि शूटिंग का मेकअप कर रहे हो या ब्राइडल क्या कर रहे हो, वो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर ऑयली फेस है तो मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाता हूँ, अगर लगाऊँ तो मैं एक बार के लिए प्राइमर लगा लेता हूँ। प्राइमर लगा के उसके बाद मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेता हूँ, जो मेरा टेक्निक है।
राइट, ये सही टेक्निक है वैसे। मेरा टेक्निक यही करता हूँ क्योंकि ऑयली ऑलरेडी ऑयली है और हमारा जो मॉइस्चराइजर उसमें भी ऑयली रहता है हल्का, तो फिर और ऑयली से और ऑयली होने लग जाएगा तो फाउंडेशन उसमें बैठेगा नहीं, ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बेसिकली जो मॉइस्चराइज़र जो होते हैं वो उनके लिए आई थिंक सूटेबल है जिनका फेस थोड़ा सा ड्राई है या फिर एक्स्ट्रा ड्राई है, उनके लिए मॉइस्चराइज़र हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी। और ये प्राइमर भी जो हम बोलते हैं कि बहुतों को मैंने देखा है कि उनका स्किन बहुत क्लियर है, एकदम स्मूथ है, बट फिर भी वो प्राइमर लगाते हैं ताकि थोड़ा सा और मैटिफाई करने के लिए। तो प्राइमर में भी बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि एक मैटिफाई भी करता है, एक शाइन भी करता है। हाँ जी। एक पोर्स, एक क्या होता है जैसे एक सॉफ्ट हो जाता है, पूरा फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मक्खन की तरह। राइट। जैसे आप प्राइमर लगाने के बाद कभी भी आप भी यूज़ किए, एक बार लगाने के बाद उसी वहाँ पर दूसरी बार हाथ लगा के देखो कितना सॉफ्ट फील होता है। तो फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने में बहुत आसान होता है और जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। तो मतलब स्किन केयर करने के लिए अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र सबसे अच्छे से लगाओ, और अगर ऑयली फेस है तो आप प्राइमर सबसे पहले लगाओ। अभी के जितना आर्टिस्ट है इतना टैलेंटेड और मतलब पहले के भी थे, लेकिन अभी जो जब से सोशल मीडिया बने उनको मेकअप के बारे में इतना नॉलेज है कि वो लोग पहले ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। मेकअप आर्टिस्ट को अभी मतलब मॉइस्चराइजर प्राइमर ये रखते हैं, लेकिन वो लोग पहले ही जो भी आर्टिस्ट है उनका पर्सनल जो उनके फेस पे जो सूटेबल है, जो भी उनके फेस पे अच्छा लगता है कि मेरे फेस पे ये मतलब शूट करता है, तो वो अपना कैरी करके चलते हैं और अच्छे से मॉइस्चराइजर करके वगैरह बैठ के हम आके मेकअप करना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है अभी जो इतना टैलेंट मतलब। तो कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है कि जो भी अभी के टाइम के जो भी एक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया देख के उनको यूज़ करके वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं। अपना खुद का प्रोडक्ट, खुद के स्किन केयर, खुद के फेस मास्क सब खुद कैरी करते हैं, क्योंकि उनको शायद ज़्यादा पता होता है कि मेरे फेस पे क्या सूट करेगा। राइट। खैर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एक ऐसा फाउंडेशन बताइए जो हर मेकअप आर्टिस्ट के पास होना चाहिए, तो आप कौन सा फाउंडेशन बताओगे? अभी के हिसाब से मेरे को तो मैं टू फेस का बहुत अच्छा यूज़ कर रहा हूँ कि वो हर फेस पे जाते हैं, ऑयली हो ड्राई हो, टू फेस का फाउंडेशन जो आजकल तो सभी प्रोडक्ट इतना महंगा हो चुका है, वो शायद 3000 के अंदर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा है और क्वांटिटी भी अच्छा है, और मेन चीज़ का एक ही लेके आप ऑयली फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, ड्राई फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, सेम फाउंडेशन। हाँ, इतना अच्छा है। तो मैं अगर सजेस्ट करूँ तो टू फेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुतों को मैंने देखा हुआ है कि वो कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं। लाइक मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें और जो नॉर्मल जो ब्यूटी पार्लर के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत डिफरेंस है। बहुत। राइट। तो हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट में और उनका जो प्रोडक्ट होता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मैंने बहुतों को देखा हुआ है कि वो कोई भी फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन ले लेंगे और लगा लेंगे जो कि उनका स्किन टोन से मैच नहीं करता है। राइट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल ब्रांडेड प्रोडक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है हर मेकअप आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आप चलो इंडियन फाउंडेशन भी है जैसे क्रैलोन है, डर्मा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, शुरुआत उसी से ही हुई है सबकी इंडस्ट्री में ज़्यादातर। लेकिन उसके अलावा जो लिक्विड फाउंडेशन जो आए हुए हैं, कुछ इंडिया में भी बने हैं, कुछ बड़े ब्रांड के भी हैं, तो ब्रांडेड सामान रखने से कितना बेनिफिट होता है? बेनिफिट बोले तो मैं जैसे ये बोला ना कि टोन के बारे में उनका नॉलेज के ऊपर है, तुमने कितना कहाँ से सीखे हो और क्या तुमने ऑब्जर्व किया सीखने का। क्योंकि और मैंने एक बात होता है जैसे कम बजट पेमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। तुम अगर पार्लर में जा रहे हो, तुम बोल रहे हो मेरे को 500 रुपये में कर दो, वो कहाँ से करेगा? जो अरमानी एंड टू फेस नार्स वो कहाँ से करेगा 3,500-4 हज़ार का? तुम 500 रुपये के लिए डिमांड कर रहे हो। ये जो गांव में जैसे शादी पार्टी में जैसे बोलते हैं ना कि अरे मेरे को ऐसे ही मेकअप कर दो, तो वो लोग कहीं ना कहीं वही 1500, 1200, 800 वही फाउंडेशन यूज़ करना पड़ता है उनको, लैक्मे वगैरह। ऐसा नहीं कि मैं कोई ब्रांड का नाम ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वही चाहिए था, क्योंकि
गांव में या बहुत सारे जगह कि अपना फेस में ध्यान नहीं रखते हैं, राइट। क्योंकि काम में अपना डेली का काम में वो बिजी रहते हैं, तो अपना फेस का केयर नहीं कर पाते हैं। तो फेस बहुत क्या कहते हैं उसको, वो स्किन पे ठीक से बैठता नहीं है एक्चुअली, स्किन पे बैठता नहीं है। उसके बाद एक वर्ड बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। चलो खैर मैं आपसे और 2-3 सवाल लास्ट करना चाहूँगा कि जैसे हम जब सेट पे होते हैं तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे बुरा एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ आप शेयर कर सकते हैं क्या? अच्छा तो तब लगता है जब बोले कि वाह क्या मेकअप किया है, और बुरा तब लगता है कि हम लोगों को टाइम ही नहीं देते कि सब लोगों को टाइम मिलता है कि शर्टिंग के लिए उनके लिए, लेकिन मेकअप के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। आपने कभी भी नोटिस करना, सबको टाइम मिलेगा, लेकिन मेकअप के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि थोड़ा सा पप मारने जाओ। तो हमें इतना मतलब अलर्ट रहना पड़ता है, और आर्टिस्ट के नज़रों के सामने ही रहता हूँ मैं। तो मोस्टली जब भी मैं पर्सनल आर्टिस्ट के पास काम करता हूँ या तो उनके नज़र के तरफ, मेरा फेस के तरफ मेरा नज़र रहता है हमेशा, क्योंकि वो अगर ऐसा इशारा करे आँख से तो मैं समझ गया कि वो बुला रहे हैं, और उसको ढूंढने का मौका नहीं देता हूँ। जब भी फेस इधर करे तो मैं समझ जाता हूँ मेरे को ही ढूंढ रहे हैं। तो आर्टिस्ट के सामने रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी तुम पर्सनल कर रहे हो तो उनको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पर्सनल इसलिए ही बुलाया कि आवाज़ ना देने पड़े। करेक्ट। आवाज़ देना पड़े तो फिर पर्सनल का मतलब नहीं हुआ ना। राइट। कि अगर उनको ही मेकअप का ध्यान रखना है तो पर्सनल क्यों रखें, वो एक्टिंग करे या मेकअप का ध्यान रखें। राइट। तो इसलिए हम हमेशा अलर्ट रहता है और एकदम फोकस रहता है कि मेरा आर्टिस्ट को ना पसीना आ रहे, ना कहीं से फाउंडेशन जैसे कोई भी डार्क लग रहा है या कुछ भी, तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो जैसे आप किसी पर्सनल एक्टर के पास जाते हैं मेकअप करने के लिए, तो आप कैसे पता करते हैं कि इनका स्किन टोन ये है तो मुझे ये फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए? बेसिकली जब फर्स्ट टाइम जाता हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट के पास एक फाउंडेशन लेके घूमता नहीं है, हर शेड का रहता ही है। और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला है डर्मा, क्राइलोन, ये तो गुरु है समझो। बिल्कुल। हर मेकअप आर्टिस्ट के मतलब पाउच में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं काम कर रहा है तब वो गुरु ही काम करता है। बिल्कुल। हमेशा जितना भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट हों, आप देखो जैसे स्विमिंग पूल का शूट हो रहा है, स्विमिंग पूल में तो जितना भी महंगा फाउंडेशन यूज़ करें, लेकिन क्राइलोन यूज़ करना ही है। क्राइलोन डर्मा जो है वो यूज़ करना ही है, जो मैंने जितना सीखा है, क्योंकि वो इतना मतलब होल्ड करते हैं कि जैसे पानी के अंदर शॉट है, बारिश का शॉट है, क्योंकि बार बार आप टचअप करने के लिए मौका ही नहीं मिलेंगे। राइट। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्टिकी भी होता है और मतलब लंबा समय तक चलता भी है, वो जल्दी निकलता नहीं है बेसिकली वो। तो मे भी शायद इसी वजह से जो है कि नहीं, वो गुरु ही है। डर्मा मतलब गुरु ही है, ये जो नाम दिया है गुरु ही है। हर मेकअप आर्टिस्ट के लिए वो दोनों जो ब्रांड है, हालांकि है एक ही ब्रांड बट नाम दोनों अलग-अलग डर्मा क्राइलोन डर्मा ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, सेम ही है उसमें। खैर, मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप कहीं शूट कर रहे हो, किसी फिल्म सेट पे हो, कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब यार मुझे इस एक्टर के साथ काम करना चाहिए, चाहे ये मेरा फेवरेट एक्टर है या फिर आपका कोई एक साथ ड्रीम हो जो आप सोचते हो कि यार मैं इस एक्टर के साथ कब काम करूँगा? ऐसे तो बहुत आर्टिस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उनको जो शायद पलक मुचल है, सिंगर है, पलक मुचल सिंगर है, हाँ, मैं उनको बहुत ही फॉलो करता हूँ और उनको ही मुझे मतलब पेमेंट के लिए नहीं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ इसलिए कि उनका जो शो होता है ना, उनका पूरा पैसा वो डोनेट करते हैं, वो जो हार्ट पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए। हाँ। और उनके जब भी एक ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जब भी हो जाता है, तब वो एक टेडी लेके आते हैं, तो उनके एक घर पूरा टेडी से भर गया, एक रूम, मतलब कितना सर्जरी कर चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझे पलक मुच्छल का तो मतलब मैंने भी देखा, सुना हूँ वैसे, ऐसा पर्सनली मुझे बहुत प्यारी लगती है बहुत। और वो मिथुन सर भी, मिथुन सर, हाँ, उनका हस्बैंड जो है। अच्छा, हाँ। मुझे लगा दादा के बात कर रहा हूं, दादा के साथ करता रहता। दादा है। खैर, मुझे किसी ने बताया था कि आप मिथुन दा की फैमिली के में से किसी एक का पर्सनल करते हो। हाँ, मैं उनके छोटे बेटे नमोशी चक्रवर्ती का मैं पर्सनल करता हूँ, और
मीमो भाई का भी करता हूँ, मीमो चक्रवर्ती का, जो अच्छा। उनका बड़े लड़के हैं। अच्छा। उनके साथ भी मैं पर्सनल करता हूँ, तो मैं उनका ही पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अरे भाई बड़े आदमी बैठे हुए हैं। नहीं तो ऐसे और तो आपने और किन किन का पर्सनल किया हुआ है फिर? मैंने काफ़ी लोगों के साथ किया है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी किया है मैंने। उसके बाद प्रीति जिंटा के साथ भी किया, वो एज ए असिस्टेंट किया। उर्वशी के साथ किया, पूजा बनर्जी के साथ काम किया, और भी आर्टिस्ट है काफ़ी जो मेरा इंस्टाग्राम पे है। नाम मेरे को उतना ध्यान नहीं है, बट अभी फ़िलहाल मैं नमोशी भाई के साथ कर रहा हूँ। अभी मेरा अभी मूवी आने वाला है भाई का, जो बंगल फाइल। अच्छा। तो उनका प्रमोशन स्टार्ट होने वाला है। एक विराट मूवी भी स्टार्ट हुआ है। तो यही चल रहा है फिलहाल अभी। बहुत बढ़िया यार। तो यार मैं एक लास्ट, मतलब एकदम लास्ट टू लास्ट एक क्वेश्चन मेरा ये रह गया है कि इस 10 साल के जर्नी में कभी आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, और एक एक्सपीरियंस ऐसा बताएं जो बहुत ही बुरा था? एक्सपीरियंस अच्छा, पर्सनल आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ तो बहुत खुश होता है। सब लोग अच्छे से देखते हैं, अच्छे से केयर करते हैं। और ऐसे हमारे साथ सब मेकअप आर्टिस्ट, और मेरे साथ जो हुआ है, जो मैं अच्छा बोलूँ तो कि मेरे साथ सभी अच्छे रहते हैं, क्योंकि मैं सबके साथ हाय हेलो अच्छे से ही रहता हूँ। और ये तो मेरा अच्छा है। और बुरा जो है मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन दूर से देखता हूँ वगैरह। जैसे स्पोर्ट बॉय होते हैं ना, कभी कभार उनको सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, आर्ट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट, तो वो भी उसका डिपार्टमेंट है। तो उसको कहीं ना कहीं नीचे सोचते हैं, कहीं ना कहीं सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे आवाज़ देते हैं स्पोर्ट। अरे एक दादा लगाने से वो भी हैप्पी से आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट दादा पानी दे दो, ऐसा नहीं तुम घर पे या कहीं बाहर तुम खुद ही लेके पीते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हाँ मतलब यार वो दिन रात काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी गलत टोन से आवाज़ दिया जाता है, या अरे कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, मर गया। तो ये मेरे को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, आई थिंक, कि थोड़ा सा अच्छे से बात करें, क्योंकि वो लोग सबको खाना खिलाना पिलाना, कॉफ़ी पिलाना, पानी पिलाना। राइट। तो जो मेरे मतलब हम लोग सुनते हुए आए घर से, जो खिलाते पिलाते हैं, तो वो तो बिल्कुल यार। मुझे लगता है कि मतलब घर में भी जो भी आपके मेंबर हैं, जो भी, अब मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि घर में अगर आपकी वाइफ भी है, वो उतना नहीं करेगी जितना स्पॉट है, आपको दिन भर आपका ख्याल रखता है। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो उन लोग की कहीं ना कहीं इज्जत करनी चाहिए यार। मैं तो उनको, और मेरा सबसे ज़्यादा उन लोगों से साथ ही कनेक्ट है। आर्ट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट बॉय, सब मेरे पास आके हैं, चाहे मैं पर्सनल आर्टिस्ट के साथ भी काम करूँ तो भी। ये बढ़िया है यार। मुझे खास करके बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे और मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, सोनू भाई ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इन्होंने जो कुछ टिप्स दिए हैं खास करके मेकअप को लेके, तो अगर आप उसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो मे भी आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सोनू भाई।